चलिए वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में या फिर इस सेशन में हम लोग बात करेंगे पोजीशन साइजिंग के बारे में कि इसको हम लोग किस तरह से एंटिसिपेट करते हैं या प्लानिंग किस तरह से होती है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव या जो बाय डिफ़ॉल्ट एक थंब रूल मार्केट में लोग फॉलो करते हैं वो ये है कि अपनी कैपिटल का 1% या 2% या मैक्स कभी कभी ओवरवेलमिंग 5%, राइट, पर ट्रेड। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो कभी कभार आप 10% तक अपनी कैपिटल का रिस्क करते होंगे। पर ओवरऑल सिनारियोज़ में पोजीशन साइज़ का जो इम्पैक्ट है या फिर जो रिस्क आप पर ट्रेड प्लान करते हैं उसको कैसे आप एक इस तरह उसको मैनेज करें कि जो आउटकम हो उस ट्रेड पोटेंशियल का वो मैक्सिमम आ जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि मार्केट जो है वो डायनामिक होता है, वो सिमिलरली काम नहीं करता। मतलब कि जैसे कि हर ट्रेड पर अगर हम 2% का रिस्क लें और वहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो 1:2, 1:3, 1:4, राइट, अगर 4 to 8% तक का आप रिवॉर्ड ले रहे हैं तो आपको मालूम है कि हर एक वेव इस रूल को फॉलो नहीं करेगी। मतलब कि हर वेव 2% का डबल नहीं होगी, 4% नहीं होगी। कई वेव जैसे कि अगर आपने मार्केट को थर्ड वेव में पकड़ा है या फिर सेकेंड वेव के बाद आपने थर्ड वेव का एंटिसिपेट किया और लेट्स से कि यहाँ पे 2% का आपने रिस्क करा है, राइट, तो 2% में आपने जो रिवॉर्ड रखा है वो 4% का रखेंगे, राइट, और उस केस में आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे, राइट, एंट्री एसएल टारगेट्स। बट उस केस में आप देखोगे कि थर्ड वेव है, मोस्टली आपको लॉन्गेस्ट मिलेगा, लेकिन उसमें अगर एक्सटेंशंस आ गए तो और आपको लॉन्गेस्ट मिलेगा, फिर आपको लगेगा कि जल्दी यहाँ से हम लोग आउट हो गए, राइट। सो एक तो सिनारियोज ये होता है। दूसरा वहाँ पर ये होता है कि कई बार आप रिस्क या फिर जो होता है उसे सी वेव में कहो या फिर लेट से बी वेव में कभी कभी अपने रिस्क को इतना बढ़ा देते हैं मार्केट में। जब मार्केट बी वेव में होता है तो आपने पोजीशन साइज यूजुअली आप 2% पर ट्रेड कर रहे हैं, उसको आपने मैक्सिमम वहाँ पे 5% कर दिया जस्ट फॉर पर्टिकुलर ट्रेड। आपको बहुत अच्छा लगा वो, राइट, यहाँ से एंटिसिपेट किया, मार्केट ने एक स्पाइक दिया, फिर सीधा रिवर्स कर गया, राइट। और अगर इसको ट्रेड को ठीक से मैनेज नहीं किया तो वो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा रिस्क आपने बी वेव में लगाया है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट, और वहाँ का आउटकम ठीक नहीं आएगा। सो ओवरऑल किन किन वेव्स में आप यहाँ पे अपनी पोजीशन साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, कहाँ पर सिनारियोज़ आपको प्लान करने। नाउ ये सेशन आपको बेनिफिट होगा अगर आपको ओवरऑल या जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता है। अगर आप टोटल बिगिनर है तो पहले आपको एनालिसिस पे अपनी कोर कंसेप्ट पर अपनी मेहनत या पकड़ जमानी चाहिए। उसके बाद आपको पोजीशन साइजिंग या रिस्क मैनेजमेंट या टारगेट प्लेसमेंट पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको यही नहीं मालूम है कि जो एंटिसिपेशन है या फिर जो वेव है वो कहाँ तक या किस लेवल से रिवर्स कर सकती है या पैटर्न कब चेंज हो सकता है। क्योंकि कई बार आप नोट करोगे कि मार्केट में एंडिंग डायगोनल जैसा लगेगा, लेकिन जैसे ही ड्रॉप करेगा वेज बना के वो मार्केट सीधा रिवर्स कर देगा। जो आप यहाँ पे ऐसा सोच रहे थे वो वहाँ पर ऐसा करेगा। द रीज़न फॉर दैट, ये जैसे आप एंडिंग डायगोनल समझ रहे हैं वो एक्चुअली वेज में कन्वर्ट हो गया। वाई? क्योंकि ये जो वेव है उसकी जो इनिशियल इम्प्रेशन है या फिर जो उसकी लास्टिंग जो पैटर्न प्रिंट हुआ है चार्ट पर वो सी वेव की तरह हुआ है, ना कि फर्स्ट वेव की तरह। तो बिकॉज ऑफ द सी कंप्लीशन हियर वो फिर आपका नेक्स्ट पीस निकाल देगा। सो सिनारियोज वाइज मैं किस तरह से इसको प्लान करता हूँ या फिर यहाँ पर हम लोग जो रिस्क है उसे बढ़ा या डिक्रीज़ करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सो जो वेव्स में अगर हम लोग बात करें या फिर लेट्स से पहली बात तो मार्केट क्योंकि डायनामिक होता है तो यहाँ पर कोशिश करो कि हर एक ट्रेड को आप सेम तरीके से ट्रीट ना करो। ये जो थंब रूल है मतलब कि 2% पर ट्रेड या फिर लेट्स से 3% या 1% पर ट्रेड, ये अच्छा लगता है या फिर अच्छा होता अगर मार्केट सेम आउटकम हर बार देता। जैसे कि ये वेव देखो, यहाँ पर ये जो वेव है इसकी जो लेंथ है ज़्यादा है, इसकी उससे अगर आप कंपेयर करें तो कम है। सो सिनारियोज वाइज अगर या फिर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जो होती हैं वहाँ पर जो आपकी रिस्क है अगर वहीं पर 2% रहा और आउटकम आपके फेवर में आ गया तो रिवॉर्ड आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के हिसाब से या हाई प्रोबेबिलिटी कन्विक्शन के हिसाब से आप वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सो किस तरह से प्लान करना है या किस तरह से आपको समझना है, सिंपल सा है। पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वेव करेक्शन है, कौन सी वेव आपकी मोटिव की है। सो यहाँ पर एंट्री वाइज दो चीज़ें आप फोकस कर सकते हैं कि एंट्री अग्रेसिव है या फिर एंट्री कंजर्वेटिव है। मतलब कि या फिर जो पैटर्न वहाँ पर दिख रहा है उस पर आपका कन्विक्शन कितना है, कितना वो पैटर्न आपको क्लियर है और कितना उस पैटर्न से आप जो आउटकम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो कितना वहाँ से आ सकता है। मतलब कि अगर कोई पैटर्न अभी बन ही रहा है, इसको एग्जांपल से समझते हैं चलिए।
सो निफ्टी से स्टार्ट ही करते हैं। निफ्टी पर रियल मार्केट की जो एग्जांपल है वही लेंगे, कोई भी बुक का जो एग्जांपल है वो नहीं लेंगे, ताकि आपको पता हो कि रियल मार्केट में किस तरह से एंटिसिपेट करते हैं। सो यही पैटर्न को लेते हैं। चलिए, ये वाला जो पैटर्न है, जब यहाँ पर मार्केट था तो सिनारियोस किस तरह से हो सकता है, किसी भी मोमेंट पर कहीं भी आपको 100% तो कुछ ना मिलने से रहा, ये तो आप छोड़ दीजिए। नाउ प्रोबेबिलिटी वाइज पैटर्न कई बार आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, कई बार एक्यूरेसी आपकी 95% 98% तक की उस पर्टिकुलर पैटर्न को समझकर, मतलब जो पैटर्न आपको बहुत अच्छे समझ आते हैं, राइट। अब ये पैटर्न वेरी करता है, किसी को ट्रायंगुलर बहुत अच्छे से समझ में आता है, किसी को ज़िगज़ैग, किसी को एक्स वेव, डब्ल्यू वेव, राइट। सो आपको अपना कोर कंसेप्ट ढूंढना है, और जब आपको आपका पैटर्न जिस पे आपका कन्विक्शन है या पकड़ है वो मिल गया, तो वहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो हायर साइड पर होती है। याद रखिएगा कि मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं होती है, आपकी आइडेंटिफाई करने की जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से मार्केट में जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो हायर या फिर लोअर साइड पर होती है। तभी तो जो मार्केट है आप देखोगे कि जो आउटकम होता है, कई लोगों के लिए आज का मार्केट बहुत ही बेकार रहा होगा, और कई लोगों के लिए आज का जो मार्केट है वो आउटस्टैंडिंग रहा होगा। ऐसा क्यों? मार्केट तो सेम है, और प्रोबेबिलिटीज़ भी अगर ट्रेड की हैं तो सेम होना चाहिए, राइट। तो डिफरेंट क्यों हो रही है? क्योंकि उन पर्सन्स की मार्केट को आइडेंटिफाई या पैटर्न को रिकग्नाइज करने की जो कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट है। किसी को कोई पैटर्न ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, किसी को कुछ ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो यहाँ पर जब आपका मार्केट है यहाँ पर, तो आपको पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन करनी है, और उसके बाद जब आइडेंटिफिकेशन पे कन्विक्शन देखनी है कि कन्विक्शन इस पर्टिकुलर पैटर्न पे कितनी है या फिर कैसी है। जैसे एग्जांपल के लिए निफ्टी का एग्जांपल आई थिंक निकाला तो था, हाँ ये वाला। तो ये सेशन अगर आपने आपने अटेंड करा तो वेल एंड गुड, आपको पता होगा यहाँ पे हमने 3 पर्टिकुलर पैटर्न डिस्कस करे हैं। कब? जब यहाँ पर मार्केट है। उन 3 पैटर्न में से 2 का जो आउटकम है, राइट, वो ये है जो यहाँ पे आपको इस स्नैपशॉट में दिख रहा होगा, और जो एक पैटर्न वहाँ पे बचता है, राइट, उसका आउटकम वहाँ पर क्या है कि इसको टैग कर कर या फिर इसमें वीकनेस स्ट्रेंथ यहाँ पर क्लियर करके फिर फर्दर वहाँ पे डाउन साइड ट्रीट करेगा। लेकिन इससे आपको आउटकम कितना मिला? अगर 3 में अगर आप 2 पैटर्न आपके फेवर में है, मतलब कि 2 का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका लगभग 66% की एक्यूरेसी तो यही हो गई, राइट। अब उसके बाद आप अगर इसको यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं इस वेव के लिए, तो क्योंकि जो एक्यूरेसी है पैटर्न की या फिर जो अंडरस्टैंडिंग है पैटर्न की, वो अभी परसेंटेज वाइज उतनी हायर साइड पर नहीं है। तो अगर बाई साइड इस तरह के पैटर्न से इस तरह के स्ट्रक्चर्स में आप प्लान कर रहे हैं जहाँ पे एक्यूरेसी आपकी लगभग, क्योंकि देखो 50 से तो ऊपर ही रहोगे, नहीं तो एग्जीक्यूट कौन सा ट्रेडर 49% की जहाँ पर एक्यूरेसी होती है वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, राइट। मिनिमम आप 51 तो रखोगे ना कि भाई 1% मेरे फेवर में। तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो 66% पे। तो कोई भी लेट्स से जो परसेंटेज टर्म्स में आपकी एक्यूरेसी है, अगर लेट्स से 50 से लेके 70% है, तो वहाँ पर पोजीशन आप बिल्ड करना स्टार्ट करो, और उसे रेगुलर जो आपका पोजीशन साइज़ है उसी के हिसाब से बिल्ड करो। मतलब कि ये जो रेंज है इसमें अगर कोई परसेंटेज आपकी पोजीशन जो पैटर्न आप वहाँ पर देख रहे हैं, अगर उसकी जो कंफर्मेशन है इस रेंज के बीच में है, तो पोजीशन साइज नॉर्मल रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी कंफर्मेशन मिलेगी। जैसे जैसे फिर ये मार्केट आपका कंफर्म होता जाएगा, जैसे जैसे आपको राइट यहाँ पे प्रूफ करता जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली तो उसने करना 2 ही काम है, राइट, ये या फिर ये वाला। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर अप वेव आएगी तो कहाँ तक आएगी, क्यों आएगी, किस पैटर्न के बेस पे आएगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो आपकी एक्यूरेसी है पैटर्न आइडेंटिफाई करने की, ये टिल्ट होती जाएगी। या तो मार्केट अब आपको गलत साबित करना स्टार्ट कर देगा तो ये रिड्यूस होने लगेगी, पर क्योंकि अगर आपने पोजीशन साइज अभी नॉर्मल प्लान या नॉर्मल साइज पर बिल्ड करी तो इतना कोई इशू नहीं आएगा, आपको वहाँ पे एसएल तो है ही आपको बचाने के लिए, राइट। पर अगर मार्केट आपको वहाँ पर लेट्स से राइट प्रूफ करना स्टार्ट कर देता है, वहाँ पे प्राइस एक्शन जो है या फिर जो इस वेव का जो एंडिंग स्ट्रक्चर है वो आप देखना स्टार्ट कर देते हो, या फिर यहाँ पे फर्स्ट वेव की आप आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हो, फर्स्ट वेव के बाद अगर इस पर भी आपको ट्रस्ट नहीं है तो उसका ब्रेकआउट आप देखना स्टार्ट कर देते हो, और उस पर भी आपको ट्रस्ट नहीं है तो उसके बाद यहाँ पे आप फ्लैग और उसका ब्रेकआउट देखना स्टार्ट कर देते हो, राइट। और धीरे धीरे आपको मार्केट यहाँ पर अपर साइड पर ट्रेड करता हुआ यहाँ पे या फिर लेट्स से आपकी टारगेट प्लान की तरफ मार्केट जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि टारगेट प्लान जितना करीब आता जाएगा उतना रिस्की भी होता जाएगा। तो आपका इस जोन में आपको अपनी पोजीशन साइज को बिल्डअप करना है,
या फिर लेट्स से कि इंक्रीज़ करना है। तो इनिशियली फेज़ अगर आपका 50 से लेके 70% तक की रेंज में अगर कोई पैटर्न वहाँ पर बनता है, तो जो एग्जीक्यूशन होगी या फिर लेट्स से जो आपको वहाँ पर प्लान करना है पैटर्न का, वो वहाँ पर रेगुलर साइज से करना है। और निफ्टी में आपको याद होगा कि जैसे जैसे फिर यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन आती गई, यहाँ पर 1 आवर का ये जो पीस है इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, और यहाँ पर देखो यहाँ पर 66% है, राइट। और जब ये इसको ब्रेक करेगा तो प्रोबेबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी, राइट। तो उस केस में और उसके बाद जो यहाँ पे पीस है, मार्केट में पोजीशन साइज फर्स्ट वेव में, मैंडेटरी हमेशा थर्ड वेव में, उसके बाद जो सिनारियोज यहाँ पे बनेगा वो सी वेव में। ये जो वेव है, अगर ये होपफुली ये जो वीडियो है मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा तो आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो, तो आपको अभी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक्स वेव में, और उसके बाद जो ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर की जब ई वेव आपकी कंप्लीट होती है, एंड स्पेशली ट्रायंगुलर अगर सेकेंड वेव में बना हो, तो फिर वहाँ पर आपको ट्रायंगुलर में भी अपनी जो पोजीशन साइज़ है उसको इंक्रीज़ वहाँ पर रखना है, या फिर अपनी पोजीशन साइज़ हायर साइड पर रखना है, अपना रिस्क थोड़ा सा वहाँ पे इंक्रीज़ करना है, 2% पर ही नहीं रहना है। क्योंकि जो आउटकम है यहाँ पर 66% है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हायर साइड पर होगा। फिर जैसे जैसे ये यहाँ पर ट्रेड या कंसोलिडेट करेगा, ये फ्लैग ब्रेक करेगा, तो ये थर्ड को कंफर्म करेगा, राइट। थर्ड भले वो अगर नहीं भी आप इसे थर्ड की तरह आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो सी का एक्सटेंशन तो कर ही रहे होगे, राइट। और उसका एक्सटेंशन अगर रहा तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका यहाँ तक एक्चुअली यहाँ पर इस हाई या फिर 18,200 तक का एक नंबर है। सो वो एनालिसिस से आपका आएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जैसे जैसे इन वेव्स में आपकी कंफर्मेशन मार्केट की आएगी, या फिर इन मार्केट में आप मार्केट में ये जो वेव है इसकी फॉर्मेशन कंफर्म्ड हो जाएगी, तो वहाँ पे अपना रिस्क थोड़ा सा हायर साइड रखना है, ताकि जो रिवॉर्ड आए, रादर देन जस्ट 2% रिस्क करके हम 4% निकालें, क्योंकि हम हायर साइड पर हैं। अगर हम वहाँ पर अपना रिवॉर्ड मूव कर देंगे, लेट्स से थर्ड वेव में है तो लॉन्गेस्ट आपको टारगेट मिलेंगे, या फिर अगर अपना रिस्क वहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, जहाँ पर अपने को सिर्फ 4% तक का गेन हो सकता था, 1:2 भी अगर रखा है, और अगर हम यहाँ पर 5% तक का रिस्क करें, जो कि ऑप्शन ट्रेडर डेली पर ट्रेड पर कर रहे हैं 10%, 15%, राइट। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये इन्वेस्टमेंट मत समझ लेना, या फिर आप जो इक्विटी में करते हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये वे अगर आपको मार्केट में थोड़ा सा लंबा जाना है, या फिर कुछ कैपिटल साइज पे जल्दी पहुँचना है, तो कभी कभी आपको शॉर्टकट से हाईवे लेना पड़ेगा, तो ये वहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। जो कैपिटल आप थोड़ा सा स्पेकुलेटिव साइड रख सकते हैं। एनीवेज, सो जो 5% की यहाँ पे अगर रिस्क है, तो जो रिवॉर्ड होगा वो 10% का आएगा, जिसमें आपका ऑलरेडी देख सकते हैं 4% की जगह 6% वहाँ पे ऑलरेडी इंक्रीज़ है आपके प्रॉफिट टर्म में। सो पोजीशन साइज़ का हमने ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा है। अगर इसको सिंपल टर्म्स में मैं बात करूं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में इस सेशन को कंक्लूड करूं, तो वो ये है कि पैटर्न की जो आइडेंटिफिकेशन है, उसकी जो कन्विक्शन है, उसके बेसिस पे ही पोजीशन साइज़ आपका डिफ़र करता है। अब वो आपके अकॉर्डिंग, मतलब कि वो आपके अकॉर्डिंग वहाँ पर डिसाइड होगा। ये हर ट्रेडर के लिए अलग होगा। किसी ट्रेडर को तो ये जिगजैग ही समझ में नहीं आता कि ये ब्रेकआउट कर दिया फिर भी जिगजैग है कि नहीं है, राइट। तो वो कन्विक्शन आपको डेवलप वहाँ पर करना है, वो कन्विक्शन वहाँ पर देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी DLF का आपको पैटर्न याद होगा। DLF के जो सिनारियोज हैं, DLF का जो आइडेंटिफिकेशन है पैटर्न का, वो हम लोग 2021 से करके बैठे हैं कि ये जो एंटिसिपेशन है फर्स्ट वेव की है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट वेव मोटिव होती है, राइट। तो वहाँ पे जब पोजीशन साइज आप या फिर ट्रेड सेटअप्स अपने प्लान कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पर प्लान होंगे, और जैसे जैसे मार्केट आपको राइट प्रूव करता जाएगा, वैसे वैसे वहाँ पे अपने पोजीशन साइज को आपको मैनेज या फिर अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। क्योंकि मार्केट आपको राइट प्रूव कर रहा है, आपको वहाँ पे अपनी जो पोजीशन है या फिर आउटकम है उसे बिल्डअप करने का वहाँ पर बहुत अच्छा सुपर एक आउटकम है। मतलब कि कई ट्रेडर्स को लॉसेस रिकवर करने होते हैं, राइट। या फिर कई ट्रेडर्स को अपना जो पोटेंशियल है आउटकम का, लाइक 20%, 30% पर मंथ, उसको इंक्रीज़ करना, तो वो तभी हो सकता है जब मार्केट आपको सही साबित करे। लेकिन अगर वो सही साबित कर रहा है, तो भी आप रेगुलर डेज की तरह बस 1:2, 1:4, जिसमें 2% का 4%, 4% का 8% ऐसे ला रहे हैं, तो वो उस हिसाब से फिर वहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो हिंडर होते हैं, या फिर वो वहाँ पे डिस्प्यूटेड रहते हैं, थोड़े से वहाँ पे कट ऑफ हो जाते हैं आपके
रिजल्ट। सो यहाँ पर सिनारियोज पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन हमारी ऑलरेडी थी। तो डीएलएफ का जब पैटर्न मिला, जिन जिन सेटअप्स को, जिन जिन ट्रेडर्स को एग्जीक्यूट करना है, अगर आप वहाँ पे अग्रेसिव या कन्विक्शन है आपकी पैटर्न्स की, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास सेटअप्स है जिसकी आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो। लेकिन अभी भी अगर आपको इस पर कन्विक्शन नहीं आ रहा है तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन तो आपकी पैटर्न की है ही। तो धीरे धीरे फिर क्या करेगा, आपको मार्केट, आपका जो मार्केट है वो आपको राइट साइड या राइट प्रूफ करता रहेगा और फिर आपको अपने हिसाब से वहाँ पे ट्रेड सेटअप दे देगा। सो सिनारियोज वाइज अगर यहाँ पे कुछ समझ में आए और अगर कन्विक्शन नहीं है तो इसके ऊपर आपको प्लान करना है और पोजीशन साइज सिर्फ नॉर्मली रखनी है। और अगर पैटर्न आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और पैटर्न में जो कन्विक्शन है वो आपका बना हुआ है, तो जो लेवल है उसके ब्रेकआउट के पहले आप अपनी पोजीशंस अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए, सो दैट्स द सेशन एंड दैट्स द ओवरव्यू फ्रॉम माय साइड। आपकी क्यूरीज चलिए आंसर करते हैं। आई होप कि आप क्यूरीज अपनी सब्जेक्ट या टॉपिक पर रखेंगे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी स्क्रिप्ट या किसी चार्ट पर है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि आप मेरे पर्सपेक्टिव से चीज़ें समझें। मैं रोज़ है ना ट्रेडर्स के बहुत सारे चार्ट्स देखता हूँ। सो ट्रेडिंग रूम में ये सारे चार्ट्स में देखता हूँ। अगर आप, ये तो आपको डीएलएफ मैंने बताया, देखो डीएलएफ पर ये है, उसके बाद डीएलएफ के बाद आई थिंक जितने मेरे पास स्नैपशॉट आज पड़े, निफ्टी का है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है, राइट। सो रोज़ में चार्ट देख कर आई जस्ट वांट टू बी टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट, राइट। सो जस्ट आस्क द क्यूरी ऑन दी सब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका, in Telegram 12th of April you updated the Nifty completed third wave hourly basis पे। in Telegram 12th April, Telegram 12th April, ये पब्लिक ग्रुप की बात कर रहे हैं या फिर प्राइवेट ग्रुप की? Telegram 12th April 12th April 12th April, ये रहा। ओके, ये वाला बात कर रहे हैं। सो Telegram Nifty completed anticipation of fifth wave of the third hourly update given on this and that। चलो, तो उसमें क्यूरी क्या है? थर्ड वेव काइंडली सीम्स लाइक कि आपने बुक परचेस किया। आप मुझे आपका जो बिलिंग है, बिलिंग क्योंकि आपका नाम यहाँ पे मुझे DD44 दिख रहा है, राइट। तो कैन यू कन्फर्म योर नेम? बाकी क्यूरी आपका है, हाउ यू कम टू द कंक्लूजन द थर्ड इज कंप्लीटेड एंड विच मेथड यू अप्लाइड हियर। ओके, महिंद्रा। ओके, सो अगर आपने बुक परचेस किया है तो डेफिनेटली एक काम कीजिए, आप मुझे सेशन के बाद कॉल कीजिए। मैं कॉल पे अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा अच्छा वहाँ पे आई थिंक समझा पाऊँगा। यहाँ पर फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पशन दे देता हूँ। आपका जो क्यूरी है यहाँ पर देखो 17, ये 5th ऑफ थर्ड वेव है। तो मार्केट में नोट करो, सिमेट्री आपने ढूंढनी होती है, सिमेट्री जो पैटर्न्स हैं वहाँ पर ढूंढने होते हैं। तो पैटर्न वाइज यहाँ पर करेक्शन, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर 66% हमारी प्रोबेबिलिटीज है इस तरफ जाने की। अब जाओगे कैसे? दो तरीके हैं, राइट। या तो करेक्टिव जाओगे या फिर वहाँ पर सीधा इम्पल्सिवली जाओगे। अगर आप आई थिंक जो 16 मार्च वाला या फिर जो जिस स्नैपशॉट में मैंने वो अपडेट करा है सेशन, लाइक वो पैटर्न, तो उसमें आप जाओ, उसमें मैंने एंटिसिपेशन बताई है कि अपसाइड किस तरह से आएगी। सो लेट्स अजम्पशन हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि जो वेव है वो यहाँ पर अगर करेक्टिव आई भी या जो भी सिनारियो से, एक बार यहाँ पर जब भी एक्यूमुलेशन आपका ख़त्म हुआ और कोई भी ब्रेक यहाँ पर आया तो जो मोमेंटम है वो सीधा शार्प अपसाइड की तरह जाएगा। अपसाइड की तरह यहाँ पर जाएगा तो वो या तो सी का हो सकता है, राइट। ये जो वेव है ये सी की तरह ट्रीट हो सकती है या थर्ड की तरह ट्रीट हो सकती है। नाउ सिनारियोज़ के हिसाब से मार्केट लगभग यहाँ पर है। सो पैटर्न वाइज अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो वेव है इसको आप थर्ड एंटिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये जो साइकिल है सेकंड, ये इतना बड़ा है। सो इस पे जो कंप्लीशन है, मतलब कि जो फोर्थ अब बनेगा वो सिमेट्री होनी चाहिए पैटर्न में। जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली जो फोर्थ है आप ऐसा नहीं कर सकते 1 2 3 4 5, ये आप नहीं कर सकते, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर डज नॉट बिलोंग टू दिस स्ट्रक्चर, या इस सिनारियोज में नहीं है। ये जो करेक्शन आप देख रहे हो ये इंटरनल करेक्शन है फॉर दिस पीसेस, राइट। सो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 और ये 5th वेव, राइट। तो सिनारियोज के हिसाब से ये, और इसमें सिमेट्री आपको मिल जाएगी, और जब सिमेट्री आपको मिल जाएगी तो 5 वेव का जैसे आपका कंप्लीशन होता है तो ये 5वीं आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और उस 5 वेव में व्हाट यू कॉल इट,
या तो एक्सटेंशंस रहेंगे या फिर आपकी जो एक पर्टिकुलर लेवल होता है कि ये वेव आपको जैसे जिगजैग वेव होती है तो उसका जो कंप्लीशन पॉइंट है वो 618 के आसपास आता है, राइट। यहाँ पर जो कंप्लीशन पॉइंट है वो इसके पास है, राइट, तो वो वहाँ तक आ जाएगा। सो आई होप कि इससे आपको समझ में आया हो। अदरवाइज यू गिव मी अ कॉल, आपकी जो पर्टिकुलर क्यूरी है उसको मैं आई थिंक आई एक्सप्लेन ओवर देयर, सो शायद आप बात करके मुझे ज़्यादा अच्छे से समझा सकें। चलिए नेक्स्ट क्यूरी है आपका, Sir, I want to learn wave analysis from basic to advanced from you. Can you tell me how can I do that? Because I think you have much clear analysis. Is any course you sell? अर्लियर हम लोग ग्रुप ट्रेनिंग करते थे पर अभी हम लोग ग्रुप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। सो अभी राइट नाउ अगर आप चाहो तो 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग कर सकते हो या फिर आप रिकॉर्डेड कोर्स हैं वेबसाइट पर वो आप सीधा वीडियो परचेस कर सकते हो। तो अगर लाइव आप सीधा मुझसे सीखना चाहते हैं तो 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग कर लीजिए, या फिर आप ग्रुप बोल रहा हूँ राइट, या फिर आप वीडियोस देखकर खुद से सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बुक से भी सीख सकते हैं। दैट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे उसे ग्रैब करना चाहते हैं। मैं एक काम करूँगा, सेशन के बाद आपको टेलीग्राम पर लिंक भेज दूँगा, सो यू कैन ज्वाइन अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है आपका चार्ट्स पर जो क्वेरीज हैं वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी। सो नेक्स्ट है हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर बी वेव, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ बी वेव ऑफ अ फ्लैट इज अ पार्ट ऑफ अ फ्लैट और अ ट्राइंगुलर। क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर बी वेव ऑफ अ फ्लैट इज अ पार्ट ऑफ अ फ्लैट और अ ट्राइंगुलर। ओके, सो क्वेश्चन शायद जहाँ तक मुझे समझ में आया वो ये है कि आपका एक मोटिव बन रहा है, आपका ए बन गया, अब आपका बी बन रहा है। अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये ट्राइंगुलर है या फ्लैट है? आई होप दैट इज़ द क्वेश्चन। अगर दैट इज़ द क्वेश्चन है तो चलो इसको आंसर करते हैं। सो अगर पैटर्न वाइज आप बात करें या फिर अगर मार्केट को समझे तो इतना वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आउटकम है वो आपका मोटिव का रहेगा। सो अगर आप ये ए वेव के बाद जो कंप्लीशन हो चुकी है उसके बाद आप बी में हो, तब आप ट्राइंगुलर में हो तो यहाँ पे 5 वेव बनेंगी, मतलब कि ए बी सी डी ई, राइट। और अगर आप फ्लैट में हो तो यूजुअली वहाँ पर 3 वेव बनेगी, और अगर आप वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोई पैटर्न बना रहे हो तो 3 से ज़्यादा वहाँ पर बनेगी, बट फिर फॉर्मेशन वहाँ पे बदल जाएगी। इन सभी सिनारियोज़ में, जैसे कि यहाँ पर याद करो ये निफ्टी का ये वाला या, सो इन सभी सिनारियोज़ में जो पैटर्न है मिनिमम, चाहे वहाँ पे कितनी भी वेव बन जाए, 3 तो बनेंगी। सो अगर 3 वहाँ पे बनेंगी तो सेकंड में तो आप ऑलरेडी हो वहाँ पर, और सेकंड में आप ऑलरेडी वहाँ पर हो तो डेफिनेटली जो आपकी ट्रेड सेटअप्स हैं ये वाली, आप यहाँ पर ऐसा तो कुछ देख नहीं रहोगे, क्योंकि अभी तो आपका करेक्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो जिस बी वेव में हो आप, उसमें आप ये इंटरनली यहाँ पर ट्रेड करते हो इस वेव को, राइट, इन्हीं वेव को आप ट्रेड कर रहे हो। तो पैटर्न वाइज अगर यहाँ पर जो 5 वेव या फिर ट्रायंगुलर यहाँ पे बनना है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो पीस है यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और जब गिरेगा तो फिर डेफिनेटली आपका ये अपर साइड जाना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ पे ट्रायंगुलर बने या फ्लैट बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेक्निकली वो बी वेव है वो ज़्यादा दूर कहीं जाने वाला नहीं है। सो ट्रेड आपकी यहाँ पर शॉर्ट टर्म हो जाती है, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पोजीशन साइज़ थोड़ी कम हो जाती है और रिस्क जो होता है यहाँ पर थोड़ा सा लोअर साइड पर रखना स्टार्ट हो जाता है ना। सारे के सारे पैटर्न्स यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रीट होते हैं। उसके बाद जब आपका मोटिव आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर या फिर इसके ब्रेक पर, है ना, तो वहाँ पर आपकी पोजीशन साइज हायर करोगे, और जब ये यहाँ पे ब्रेक कर देगा तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ट्रायंगुलर नहीं बनने वाला, फिर सीधा आपका नेक्स्ट मोटिव वहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे आप ट्रायंगुलर को वहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। आई होप दैट वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका जस्ट यू एक्सप्लेन निफ्टी 5 वे मूव। निफ्टी में डेली नहीं फॉर्म, क्या क्वेश्चन है? जस्ट एक्सप्लेन इन निफ्टी 5 मूव, बैंक निफ्टी में नहीं हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अपने अपने स्ट्रक्चर हैं, और अगेन आई थिंक जो मोटिव वेव है उसको मोटिव वेव की तरह ट्रीट करो। मार्केट में हमेशा 5 वेव का मोटिव नहीं होता, हमेशा 3 वेव की करेक्शन नहीं होती। सो इट्स वाइस वर्सा। सो जो अलर्ट है, आई मीन इतना अगर सिंपल होता है 1 2 3 4 5 ABC, तो वाई डू थिंक पीपल विल बी डूइंग एनीथिंग एल्स? सब लोग यही ट्रेड कर रहे होते, राइट। सो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, जैसे कि व्हाट डू कॉल इट,
जैसे मैंने आपको अभी पोजीशन साइज में बताया कि 2% का एक थंब रूल होता है। याद करो बचपन में जब आप ABCD सीख रहे होंगे तो ये जो के होता है उसका का प्रोनाउंसिएशन हुआ होगा, लेकिन इसको का पढ़ोगे आप, लेकिन ये विजडम आ जाएगी आपको कि इसको नो पढ़ोगे, राइट। तो इतना सिंपल नहीं कि हर जगह उसको का पढ़ रहे हैं या फिर हर जगह हम 2% ले रहे हैं या फिर हर जगह हम 1 2 3 4 5 ही ढूंढ रहे हैं ABC करेक्शन। कितनी ही ऐसी आपकी करेक्शन रही होंगी जिसमें आपको करेक्शन की वेव तो छोड़ो, वहाँ पे बस आपको एक डिप मिलेगा और सीधा चला जाएगा, राइट। इंटरनली बेसिस पे वहाँ कंप्लीट होता है। सो पैटर्न वाइज बैंक निफ्टी का अपना अलग स्ट्रक्चर रहेगा और निफ्टी का अलग रहेगा। आई वुड से कि एनालिसिस अगर आपको करना है तो निफ्टी पे करें, मतलब कि या फिर स्पॉट चार्ट पर करें। और बहुत सिंपल बता रहा हूँ कि जिस चार्ट को कर रहे हैं उसी पर फोकस करें। मतलब कि अगर जैसे निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हैं तो फॉरगेट अबाउट द बैंक निफ्टी। वो तो बहाने होते हैं ट्रेड के कि आपने ट्रेड ले लिया, आपके डायरेक्शन में नहीं चला, अरे वो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया, SBI ने सपोर्ट नहीं किया, रिलायंस ऐसा चला गया वैसा चला गया। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको एक ट्रेड करने के लिए, स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेड करने के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेड में है ना, जितना आप उसे ओवर कॉम्प्लिकेटेड करोगे वो कम है। तो सिंपल रखो, जिस चार्ट पर ट्रेड कर रहे हो उसका स्पॉट पकड़ो, क्योंकि इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो एक्सपायर हो जाएंगे। कितने ही ट्रेडर होते हैं ऑप्शंस के चार्ट पे एनालिसिस लगा रहे हैं कि ये सपोर्ट चल जाएगा, वो सपोर्ट चल जाएगा। ऑप्शन में टाइम डिके होता है, यहाँ पर इसको बॉटम लेके चलोगे, टाइम डिके वहाँ पर रहा तो इसको टैग कर देगा। ये मोटिव अब टेक्निकली आपके हिसाब से तो फर्स्ट था, फर्स्ट तो टैग होना नहीं चाहिए, ऑप्शन में तो हो गया, फिर भाग गया, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट में एनालिसिस नहीं करना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आज है कल नहीं रहेगा, एक्सपायर हो जाएगा। पर जो स्पॉट है वो ये जो प्रिंट यहाँ पे हुआ है ये अब आपको ज़िंदगी भर यहाँ दिखेगा, ये कभी यहाँ से बदलने वाला नहीं है। और जितनी भी एनालिसिस कर रही हैं अगर आप उसको किसी रीज़न से अपनी एनालिसिस में फैक्टर इन कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं होगा। वेरेज ऑप्शन या फ्यूचर्स या जो भी आपके अदर फैक्टर हैं वो चेंज होते रहेंगे। सो निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी के चार्ट को फोकस करें, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी का अपना अलग स्ट्रक्चर रहेगा, इसकी रीडिंग अलग रहेगी। मतलब कि इसकी रीडिंग डिफर हो सकती है निफ्टी से, पर अगर ट्रेड सेटअप की बात करें या ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, दैट्स द रीज़न मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपडेट करता हूँ अपने सेशन में, और दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो कई बार सेल सेटअप्स दिखते हैं तो सिर्फ हम बैंक निफ्टी में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, निफ्टी में नहीं कर सकते, क्योंकि निफ्टी का एक अलग स्ट्रक्चर है। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। चलिए नेक्स्ट है आपका, इन दिस केस वेयर 17,768 इज द एंड ऑफ द 5th of 3rd आफ्टर द करंट करेक्शन 1st of 5th will start, right, where position size can be planned accordingly. ओके, क्वेश्चन समझ लेते हैं। वेयर 17,668, ये निफ्टी की बात हो रही है। सो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये अपना यहाँ ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद लगभग थोड़ा सा एक्सटेंशन आया है ना ये ऊपर जाने का, आफ्टर द करंट करेक्शन। सो ये करंट करेक्शन की बात हो रही है। करंट करेक्शन में 3rd, आफ्टर द करंट करेक्शन द 1st। ओके, सो पोजीशन साइज पूरा जो अपना मैंने पोजीशन साइज की वेव बताई है उसमें मैंने 5th वेव को अवॉइड करा है। मतलब कि जहाँ पे पोजीशन साइज में आप जो रिस्क होता है वो इंक्रीज आप करना है, तो अब ये यूट्यूब पे अगर मैंने डाला सेशन तो वहाँ पे दोबारा देखिएगा, 5th वेव वहाँ से मिसिंग है। और आगे भी मैंने आपको सिमेट्री बताई है। इस पैटर्न में ये जो करेक्शन है और ये जो करेक्शन है दे आर लुक लाइक। ये जो करेक्शन है और ये जो करेक्शन है, ये यहाँ से, ये वाला यहाँ से नहीं बोल रहा हूँ, सो ये एक पूरा का पूरा पीस है। सो ये जो करेक्शन है और ये जो करेक्शन है ये 1 डिग्री को बिलोंग करते हैं, तो सेम ये भी आपकी 1 ही डिग्री को बिलोंग करते हैं, राइट। पर क्योंकि ये बन रहा है 5th वेव में, और 5th वेव कई बार क्या होता है कि सिर्फ ये टैग करने के बाद रिवर्स कर सकता है, और कुछ केसेस में तो टैग भी शायद ना करें, राइट। तो जो पोजीशन साइज है वो वहाँ पर अकॉर्डिंगली मैनेज होगा। मतलब कि रिस्क मॉडरेट रहेगा, कोई भी उसमें अग्रेसिव पोजीशन हमने नहीं करनी है या फिर रिस्क इंक्रीज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 5th वेव है, टैग करके पलट जाएगा। हाँ, एक बार आपका पैटर्न कंफर्म्ड हो जाता है या फिर जैसे जैसे मार्केट, अगर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो उसकी हिंट इस तरह से आने लगी है कि 5th जो वेव है या जो नेक्स्ट वेव आएगा, फॉरगेट अबाउट द 5th वेव, पर जो भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स 2 जगह हैं, एक तो राइट नाउ है और दूसरा है 18,200। अगर आए तो यहीं पर आएंगे, इसके बाद कोई सेलर नहीं है, एक्चुअली ये ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है और एक बार उसमें 5th वेव में एक्सटेंशंस मिल जाते हैं, मतलब कि 18,200 मेरे हिसाब से लगभग यहाँ कहीं पर है, तो ये रेंज अपनी कंफर्म हो जाती है। तो फिर आप अपनी पोजीशन साइज अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर एक्सटेंशंस आ रहे हैं कहीं पर आपको कंफर्मेशन मिल गई एक्सटेंशन की, तो अग्रेसिवली आप पोजीशन लाइक कर सकते हो।
लेकिन अगर फिफ्थ वेव नॉर्मल फिफ्थ वेव है तो वहाँ पे पोजीशन साइज या रिस्क आपका अग्रेसिव साइड पर नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, नहीं तो वो सिर्फ उसे टैग करने के बाद रिवर्स कर देगा। बट डोंट वरी, ये दोबारा ऊपर जाएगा और उसके बाद आई थिंक ये भी एक अपडेट था निफ्टी में, ये रहा राइट। तो ये जब इसको टैग करेगा तो दोबारा ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे पोजीशन साइज इंक्रीज नहीं करना है जस्ट बिकॉज इट्स अ नॉर्मल लास्ट लेग ऑफ द वेव। सो दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट है आपका प्लीज़ शेयर द लिंक फॉर द 1-to-1 वेबसाइट। इस सेशन खत्म होने के बाद मैं टेलीग्राम पर आपको भेज दूंगा। आई होप कि टेलीग्राम से आपने सेशन ज्वाइन करा है। वन लास्ट क्वेश्चन, मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं बाई का डिसीजन बनाता हूँ तो मेरा एनालिसिस फॉर द टारगेट परफेक्ट होता है, पर जब शेयर किसी ऐसी सिचुएशन में होता है जहाँ से डू और डाई की सिचुएशन हो, वहाँ पर मेरा एनालिसिस होता ही नहीं है एंड आई बिकम टू इमोशनल। कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस हाउ यू डेल्ट और हाउ यू शुड डील विथ इट। यहाँ पर इमोशनल कुछ फैक्टर प्ले हो रहे हैं। सबसे पहले को आपको ये जो मनी का जो बूस्टर पॉइंट है वो उससे थोड़ा सा अपने को डीअटैच करना पड़ेगा। सेकंड, ये ट्रेड करना एक एडिक्शन होता है। कई बार इसको अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना तो कई बार ये एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले तो उस एडिक्शन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एडिक्शन जो है यू हैव जस्ट बिकॉज हम ट्रेड कर सकते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि हमें बस वहाँ पर जाना है ऑर्डर पंच करना है। वो जो थ्रिल मिलता है ना ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। आप ट्रेड थ्रिल के लिए नहीं करते हो, आप ट्रेड ग्रोथ के लिए करते हो। रिमेंबर द फर्स्ट रीजन यू केम इनटू द स्टॉक मार्केट। आप यहाँ पे ट्रेड करने नहीं आए थे, राइट? डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रेड करने नहीं आए थे। यू केम फॉर द अदर रीजन, टू ग्रो योर सेल्फ, राइट, टू हैव कंसिस्टेंसी, लेट्स ए फाइनेंशियल फ्रीडम, ऐसा कुछ, राइट? वही सब लेकर आए थे। तो यहाँ ट्रेड में कहाँ फंस गए? तो जो इमोशनल फैक्टर है उसे अपना जो एंड गोल है, जिस रीज़न से आप मार्केट में आए हो, उसके साथ जोड़ना होगा और उसके बाद ट्रेड आपने वही एग्जीक्यूट करनी है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे। फिर चाहे वो किसी भी वेव या किसी भी अंडरस्टैंडिंग या किसी भी कंसेप्ट पर हो, राइट, फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोशिश करो कि जो अपना कोर गोल है उसको ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड सेटअप्स पे एग्जीक्यूशन करो। वहाँ पे इमोशनली कुछ, जैसे कि एक ये एनालिसिस हुआ, अब ये जो भी पैटर्न वहाँ पर दिख रहा है, जो भी स्ट्रक्चर वहाँ पर दिख रहा है, अपना एनालिसिस करो, अपना प्रोजेक्शन करो, अपनी एग्जीक्यूशन करो और जो रिस्क है जिस हिसाब से आपको वहाँ पे कंफर्मेशन आ रही है उस हिसाब से अपना रिस्क वहाँ पे मैनेज करो, ट्रेड को मैनेज करो एंड देन लीव द रेस्ट ऑन द मार्केट। यहाँ से इमोशनली ग्रीडी या फिर फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको नॉलेज है कि ये मार्केट भले ही यहाँ पर टैग करा तो सीधा नहीं जाएगा, ये नीचे आएगा, इसको भी टैग कर देगा, सपोर्ट सारे ब्रेक कर देगा, मे बी शायद यहाँ पे एसएल भी खा जाएगा इन लोगों के, राइट? पर इवेंचुअली ये जो स्ट्रक्चर है या पैटर्न है, दिस इज़ द प्राइम स्ट्रक्चर वी कंसिडर, राइट? उसके बाद जो आउटकम है वो ऐसा ही आएगा। तो उसके बाद बस आप एग्जीक्यूट करो, क्योंकि आपको आउटकम पता है पहले ही, वो हेड में एग्जीक्यूट या फिर अभी तो यहाँ प्रिंट भी नहीं हुआ है, आप लेके बैठे हो कि वो ऐसे चलेगा। और फिर जैसे जैसे वो मार्केट आपको राइट साइड प्रूफ करता रहे, जस्ट बी इन इट, राइट? जब तक ये पीस आपका फर्स्ट है, जब तक इसकी टेरिटरी फर्स्ट की तरह है, कैरेक्टरिस्टिक इसके फर्स्ट की तरह है और इसकी जो फॉर्मेशन है वो करेक्शन की तरह है, आपको वहाँ से भागने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? सो दैट्स द केस। सो प्लान अकॉर्डिंगली एंड मैनेज अकॉर्डिंगली। डेफिनेटली आप ये कल इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आपको टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली यू विल गेट देयर। नेक्स्ट है आपका, सर प्लीज़ ये सेशन की फुल रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे या टेलीग्राम पर शेयर कर देना, मुझे आपका साउंड नहीं आ रहा है, कुछ मेरी साइड से ग्लिच है। मैं कोशिश करूँगा इसको यूट्यूब पे अपलोड करने की और पूरी रिकॉर्डिंग अपलोड करने की। कई बार वो प्रोसेस करने में, आई थिंक वो डाउनलोड अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं क्या करता हूँ बस वो जो मेन पार्ट होता है वो अपलोड कर देता हूँ, राइट? आई होप आई विल ट्राई टू अपलोड द एंटायर थिंग। नेक्स्ट है, चलिए लास्ट क्वेरी है इसके बाद, इफ़ द बी वेव ऑफ द जिगजैग इज इन फॉर्म ऑफ द ट्राइंगुलर, what can be the max second minimum length of the C? I mean, will the triangular formation in this case affect the C wave? Okay. So the question is, this is your motive, this is your A wave of a zigzag, this is your triangular formation in a B wave, and then you're looking for the next possible wave. तो इसमें याद रखो कि जो zigzag है उसकी definition क्या है या उसकी नेचर क्या है, कि ये सी वेव को, वो लेंथ को हर्डल करेगा कि नहीं करेगा। एक जिगजैग पे आई थिंक मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, आप चाहो तो उसे चेकआउट करो जिगजैग को समझने के लिए। अब ये जो नेक्स्ट वेव आएगी ये डिपेंड करता है कि ये वेव कितना आ गई है।
सो यूजुअली जिगजैग जो होता है वो 50% के बियॉन्ड या 61% के आसपास, और कई केसेस में वो इस अगर सेकेंड वेव में है तो कई केसेस में इसके 99.9% तक भी जा सकते हैं। तो अगर ये वेव आपकी कंप्लीट हो चुकी है और लेट्स से यही 61% के आसपास तक आ चुकी है और मार्केट में जो बाइंग मोमेंटम है, जो रश है बाइंग का, वो बढ़ता जा रहा है, तो जो सी वेव है वो इसलिए हैम्पर होगी क्योंकि ये जो वेव है उसने जो जिगजैग की मिनिमम फॉर्मेशन है वो कंप्लीट कर दी है, ना कि इसलिए कि यहाँ पर कुछ और रीजंस हैं। सपोज करें यहाँ पर जो ए वेव है वो इतना बड़ा है, अब आपको यहाँ पे ट्रायंगुलर मिल रहा है, तो जो नेक्स्ट पॉसिबल वेव होगी वो आपकी 618, क्योंकि अगर ये 618 तक आएगा ही नहीं तो ये जिगजैग बनेगा कैसे, वो तो नॉर्मल आपका ABC करेक्शन में चला जाएगा, राइट, फ्लैटिश टाइप के। सो जिगजैग इज ए ट्रेंडी करेक्शन, ट्रेंडी करेक्शन बनने के लिए उसे 50% या उसके बियॉन्ड अपने आप को करेक्ट या कंप्लीट करना पड़ेगा। इट्स नॉट डूइंग दैट, इट्स नॉट ए जिगजैग। तो जो जिगजैग में सी वेव की एंटिसिपेशन है या उसका जो आउटकम है वो हैम्पर ए वेव के बेसिस पर होगा। सो आई होप कि दैट आंसर योर क्वेरी। चलिए, सो आई होप कि आज का सेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा। आज वीकेंड भी है तो आई होप, आई विश यू गुड लक एंड स्पेंड गुड quality time with your friends and family. And I'll see you in the next time in the next session. Thank you so much. Have a good day. Bye-bye.